सो आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में स्वागत है। और आशा करता हूं कि आज के इस लाइव सेशन में आपको फायदा पहुंचेगा। आपका आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा जो है और फायदा पहुंचेगा। ठीक है। सो आपको फायदा पहुंचेगा। आपका आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा जो है और आपको फायदा पहुंचेगा। तो आज का जो हमारा ये सेशन है उस सेशन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो हमारे युवा वर्ग हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। फ्रेश का यहाँ पर मतलब है जिनका एक अनुभव जीरो से लेकर मान लीजिए 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर साल हमारे देश से हजारों कोर्सेस अलग अलग स्टेट से, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोग कोर्सेज कर रहे हैं और पास आउट करके निकल रहे हैं रोजगार की तलाश में। जो युवा हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ आवर नेशन, यंगर जनरेशन, उनकी हर एक उनके उनके और उनके माता पिता के हर एक की यही चाहत होती है कि उन्हें बहुत अच्छा जॉब मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले और वो अपने परिवार को संभाल सके। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि अक्सर इस चक्कर में जो है उन्हें मायूसी हाथ लगती है, या उनके मन मुताबिक जो है उन्हें जॉब नहीं मिलता है। हेलो रितु। सो इसी मुद्दे को आज समझते हुए आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे और इस बात को समझेंगे कि जो फ्रेशर्स हैं, जिनको हम 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं, वो ऐसा क्या कर सकते हैं, या यूं कहें कि जिससे कि उनकी जो है रोजगार मिलने की संभावना या एक डायनामिक करियर बनाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उनको उनके मनोवांछित सैलरी मिल सके। तो यही है हमारा आज का चर्चा का विषय। और इस टॉपिक को डील करते हुए हम कई सारे मुद्दों को देखेंगे और आखिर में आपके प्रश्नों का जो भी आपका सवाल होगा रिलेटिंग टू, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर एचआर या ओबी या मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मुद्दे हों या आपकी कोई शंकाएं हो, तो उन्हें भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। ठीक है। तो शुरू करते हुए, जो एक स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया, जो कि पास आउट होता है, फ्रेश पास आउट होता है, तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं टू गेट वेरी डिसेंट जॉब, बहुत अच्छी सैलरी मिले, बहुत अच्छा करियर प्रोफाइल हो, वगैरह वगैरह, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। और मिले भी क्यों ना भाई, उन्होंने इतना मेहनत जो किया है, उन्होंने इतना ये दिया है। लेकिन ज्यादातर समय बात करते समय मुझे जो हमारे स्टूडेंट से और बाकी लोगों से ये समझ में आया है, यंगर जनरेशन से, कि उनको इच्छा के अनुसार या तो नहीं मिलती है या जॉब नहीं मिलती है, और वो उनको मजा नहीं आता। तो चलिए आज हम समझते हैं कि एक कंपनी जो है, एक यंगर जनरेशन से, आज की जो युवा जनरेशन है, खास तौर पे पोस्ट कोरोना की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज कोरोना एक लैंडमार्क सिचुएशन अभी बन गया है और सभी चीजें जो है ना एक बेंचमार्क तरह से हो गया है। और कोरोना काल और उसके बाद से जो है चीजें काफी बदल गई है हमारे देश में। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि भाई एक कंपनी एक यंग ग्रेजुएट से क्या अपेक्षाएं रखता है, फ्रॉम अ career perspective, what are the key things that uh, an organization looks at, for the amongst the executives। ठीक है। तो यंगर जनरेशन में किन किन इच्छाओं को देखता है, किन किन क्वालिटीज को देखता है, जिसके बेसिस पे उन्हें एक अच्छा करियर मिलने में आसानी हो। तो वही चीज जो है उसका दूसरा साइड ये होता है कि भाई एक यंगर जो वर्क फोर्स है हमारा, जो यंगर जनरेशन है, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल,
वो क्या अपने आप में सुधार लाए या उन कौन से स्किल्स को डेवलप करे, ठीक है ना, ताकि वो एक डायनामिक करियर बना सके। तो मैं कई सारे पॉइंट्स आज आपके सामने रखूंगा। दे मे नॉट बी इन द सेम सीक्वेंस। ये कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में नहीं है कि नंबर वन में मैंने जो बोला वही नंबर वन होगा और आपके हिसाब से वो नंबर थ्री है, दैट दैट इज पॉसिबल। तो पहला जो स्किल मेरे हिसाब से एक काबिलियत जो एक कंपनी एक फ्रेश ग्रेजुएट में देखती है, वो है डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, या फिर टेक प्रोफिशिएंसी। मैं समझाता हूं क्या होता है। डिजिटल, देखिए, लिटरेसी होता है और प्रोफिशिएंसी में फर्क होता है, ठीक है। तो डिजिटल तो मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ आईटी स्किल्स की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी स्किल्स की बात हो रही है, कंप्यूटर स्किल्स की बात हो रही है, सीधे साधे अगर शब्दों में आसान भाषा में बात करें तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो लिटरेसी होता है और एक प्रोफिशिएंसी होता है। लिटरेसी का मतलब है बेसिक्स की जानकारी, ठीक है, बेसिक चीजों की जानकारी को लिटरेसी कहते हैं। और प्रोफिशिएंसी की मतलब का मतलब ये होता है कि उसी क्षेत्र में उसी एरिया में है जो आप हायर लेवल नॉलेज, हायर लेवल जो है स्किल्स, हुनर, काबिलियत को पाते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे देश में वर्गों, बहुत वर्ग में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, तो जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम टेक्नोलॉजी के बारे में या कंप्यूटर स्किल्स के में, तो वो शुरुआत करें डिजिटल लिटरेसी से या कंप्यूटर से रिलेटेड लिटरेसी से, ठीक है। तो उसमें वो क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह छोटी मोटी जो है वो चीजें सीखनी पड़ेगी उन्हें। रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, क्या होता है, क्या बनाना होता है, ये बेसिक चीजें हैं, ये उसे आना ही चाहिए, ठीक है। स्प्रेडशीट्स में कैसे काम करते हैं, ठीक है, एक्सेल में कैसे काम कर सकते हैं, मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि एक्सेल में एडवांस्ड भी होता है जो समय के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो, या अगर कोई आपके पास ऐसा है जो आपको बताए आपके कंपनी में, तो फिर वो एडवांस्ड होता जाता है। पर बेसिक्स तो आपको जानना चाहिए। अगर आप जानेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सेल, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत फायदेमंद चीज है। इसके अलावा डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, एक्सेल में या दूसरे जो है चीजों में, ये बहुत जरूरी होता है। अलग अलग प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी अगर हो, खास तौर पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आपको यूज करना आता हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत फायदेमंद भी साबित होता है। इसके अलावा अभी हाल में कुछ और टेक चीजें या चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में आया है, और इसकी भी जानकारी जो है हमारे यंग जनरेशन्स को जानना जो है बहुत फायदेमंद साबित होता है। जैसे कि जूम में कैसे काम करना, या जूम से रिलेटेड अदर प्लेटफॉर्म्स हो गया, उन पे जो है काम करना, ठीक है, ड्राइव्स में कैसे काम करना, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग्स कैसे अटेंड करना या ऑर्गेनाइज करना, या कैसे उसमें जो है प्रेजेंटर को मदद करना अलग अलग तरीके से, इन सब चीजों की, ये बेसिक चीजें हैं, ये एडवांस चीजें नहीं है। इन सब चीजों की जानकारी होना, ठीक है। और अब जैसे जूम होता है वैसे ही गूगल मीट होता है, वैसे ही अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो कोई एक में भी अगर उसको जानकारी है तो बाकी चीजें जानने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये बेसिक स्किल्स हो गया, ठीक है ना। स्लैक भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यंगर जनरेशन से टेक्निकली ये उम्मीद रखेगी कंपनी कि अगर आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं समझ सकता हूं जो छोटे शहरों से हैं उन्हें इन सब चीजों का बिल्कुल अनुभव नहीं होगा, और या कम जानकारी होगा, तो इसीलिए तो हम आज आए हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप जानिए, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है भी नहीं, आसान चीजें हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रोफिशिएंसी पे। ये तो हो गया लिटरेसी वाली पार्ट। जब अगर मान लीजिए जैसे अच्छे संस्था से पास आउट होने वाले बच्चे हैं, उनको ये सब चीजें कुछ हद तक पता होता है, तो इन्हीं सब चीजों में आप एडवांस्ड लेवल पर भी जा सकते हैं। एडवांस्ड लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे पावर बीआई होता है,
ठीक है, या पावर बीआई का ही एक कॉम्पिटिटर है, क्योंकि मैं किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, जैसे टैबलियो होता है। अगर आप वो जानते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। फायदेमंद इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर जो है अ, आपको जो है कंपनी जो है बड़ा सहज रूप से आपको हायर कर लेगी। क्यों हायर कर लेगी? क्योंकि आप में एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। और पावर बीआई, बीआई का मतलब हो गया बिजनेस इंटेलिजेंस, तो पावर बीआई या टैबल्यू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें थोड़ा सा जो है इतनी आसानी से इसमें बेसिक्स भी होता है और इसमें एडवांस्ड लेवल भी होता है। तो शुरुआत में आप बेसिक्स इसमें सीख सकते हैं और फिर आगे चलकर एडवांस्ड लेवल ऑटोमेटिकली काम करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक्स अगर आपको जानकारी हो तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और आराम से आपकी सैलरी कुछ ही वर्षों में एक अच्छी खासी मोटी सैलरी हो जाती है। अगर आपको इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता हो तो आप चाहो, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया छोटे शहर से हो, नहीं पता क्या करना है, तो आप देखिए आजकल बहुत सारे, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया कि क्या क्या ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। तो पावर बीआई भी एक ऑनलाइन कोर्स होता है। आप एक अच्छे जगह से जहां आपको पसंद हो, जो भी आपकी जहां भी इच्छा हो, तो वहां पर आप पावर बीआई या टैबल्यू जैसे या वैसा ही दूसरा जो है ना, ये सब चीजें सीख लीजिए। इनको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है, और इसको यूज कीजिए, क्योंकि ये एक्सेल से कहीं ज्यादा बेहतर जो है आपको जो है लेवल पर लेकर जाएगा। और धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसके अलावा आप ये सब जो चीजें हैं, पाइथन हो गया, मशीन लर्निंग, मैं इसमें पाइथन या मशीन लर्निंग की एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको इसका बेसिक्स भी पता है तो भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है ना, तो अगर जानते हैं, या क्योंकि ये कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज तो सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये एडवांस्ड कोर्सेज हैं और थोड़े से महंगे कोर्सेज हैं, खासतौर पे पाइथन या मशीन लर्निंग। और इसमें अलग अलग वेरिएशंस भी आता है, जैसे 1 हफ्ते का कोर्स, महीने भर का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, साल भर का कोर्स। तो चूंकि आप फ्रेश हैं तो आपको इतनी बड़ी कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर टेक्निकल बैकग्राउंड लगेगा, जैसे इंजीनियर होना या साइंस बैकग्राउंड होना या टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना, वो लगेगा। हमारा उद्देश्य वो नहीं, हमारा उद्देश्य फ्रेश ग्रेजुएट को जॉब दिलाने का। तो आप बेसिक सा कोई छोटा मोटा कोर्स आपके बजट के हिसाब से कर लेंगे, तो आपका जो है एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल लिटरेसी और टेक प्रोफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कहना चाह रहे थे, वो वाला बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल है, जो एक कंपनी आप में ढूंढती है, और इसी वजह से आपको वो जो हुनर है, वो जो स्किल है बढ़ाना चाहिए, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया, बहुत बेसिक लेवल से बहुत हाई लेवल तक हो जाता है। ठीक है, पर हमारा यहाँ उद्देश्य हाई लेवल में जाने का नहीं है। बेसिक लेवल लेवल जो है वर्बल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन, या दोनों, ठीक है ना, डिजिटल लिटरेसी को जोड़ते हुए ये चीजें अगर आप इसमें जो है अपने आप को तैयार करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्या कर सकते हैं? फिर सवाल उठता है कि आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग बड़े घबराते हैं। मैंने ये देखा है, इवन जो हमारे आईआईटी में भी जो यंगर लोग आते हैं, फर्स्ट ईयर वाले, चाहे एमबीए में हो या बीटेक में हो, तो शुरुआत में जो छोटे शहरों से खासतौर पर आते हैं, वो थोड़े से हिचकिचाते हैं, थोड़े से शर्माते हैं आगे आके बोलने का। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि बोलना तो पड़ेगा। ठीक है ना, या तो आपकी इसमें जो है जरूरी है, अगर इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस भाषा में आता है आपको उस भाषा में ही आप बोल सकते हैं। राइटिंग स्किल्स आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, कैसे सही तरीके से लिखें, कैसे एड्रेस करें, ये सब चीजें, ये बेसिक चीजें होगी। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव कैसे करें, इसके कई सारे तरीके होते हैं, इसके लंबे लंबे प्रोसेसेस हैं, बट हम आपको छोटे छोटे टिप्स दे दे रहे हैं
जैसे जब भी आप अपने 4-5 लोगों का आप उनके साथ बात करो, नए-नए मुद्दों पर, टॉपिक्स पर बात करो, इधर-उधर बैठ के फालतू की मुद्दों पर चर्चा करने से अच्छा है डिबेट्स पे जाओ, यू नो वर्कशॉप में अटेंड करो तो 10 जन इकट्ठा होके, 4 जन मित्र इकट्ठा होके, दोस्त इकट्ठा होके वहां पर जो है बातें करो। जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे और करेक्टली कम्युनिकेट करोगे, बातचीत करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सो मुद्दे की बात यह है कि आपको बोलना पड़ेगा। आपको सामने आके 10 जन के 10 लोगों के सामने, चाहे वो आपके घर, शुरुआत आप अपने घर वालों से ही कर सकते हैं। घर वालों को बैठा दीजिए और उनको बोलिए, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा और बोलना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में गलती होगी, पर धीरे 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 आप उसमें सुधार अपने आप को पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद घर वाले जब आपसे बोर हो जाए सुनते सुनते, तब आप जो है बाहर वालों को जो है के सामने बोलना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए कि आप बोलिए, फिर उसके बाद करेक्टली बोलिए। शुरुआत में ही आप बिल्कुल ऐसा सोचोगे कि परफेक्ट बोलेंगे, सब कुछ सही बोलेंगे, एकदम टाइमली, में ये संभव नहीं है, ये नहीं होता, इसमें काफी थोड़ा समय लगता है और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा अगर आप कोई कोर्स वोर्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग इफेक्टिव कोर्सेज होते हैं, रिकग्नाइज्ड बॉडीज से होते हैं। आप नेट पे सर्च करके जहां आपको सुविधाजनक ऐसा कोई कोर्स मिले, आपके आसपास, आपके घर के आसपास कोर्सेस ऐसे मिले, तो आप जरूर कीजिए। ठीक है, अपने समय के हिसाब से, अपने बजट को देखते हुए ये सब चीजें, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिव लिसनिंग, नोट्स लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना, ठीक है ना, ये सब चीजें बहुत बेसिक स्किल्स है। इससे आपकी जो है एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगला जो स्किल्स जो आप कंपनी वाले आप में देखते हैं या जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी समस्या आए उस पर विचार करना और सकारात्मक ढंग से उसका रिजल्ट आना, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और गहराई से चीजों को सोचना। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक हुनर होता है जो कंपनी वाले जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स में देखते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट आंसर दें, लेकिन ये जरूरी है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, ये जताएं लोगों को लगे कि आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, आप उसमें अपनी साझेदारी, अपनी हिस्सेदारी दिखाते हो, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, आप उसमें विश्वास रखते हो और आप एक पॉजिटिव आंसर ढूंढने के लिए कंटिन्यूअसली लगातार कोशिश कर रहे हो। तो ये हो गया सॉल्विंग। क्या, तो कैसे करें? लॉजिकल पजल्स सॉल्व करके ये सब चीजें बढ़ा सकते हैं। रियल लाइफ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को लेके उसका समाधान ढूंढने का प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। और आजकल तो कई सारे ऐसे गेम्स, ऑनलाइन गेम्स भी आने लगे हैं जो खेलते हो तो आपके ऑटोमेटिकली लॉजिकल रीजनिंग या पजल्स के थ्रू, ठीक है ना, आप ये हुनर को डेवलप कर सकते हो। यहाँ मैं फिर से कोई एक स्पेसिफिक गेम का बात नहीं करूंगा। ऑनलाइन गेम्स जो होता है, जो इंटरनेट पे 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलकर खेलते हैं, वो भी बहुत बड़ी एक जो है, एक तरह से तो वो गेम ही है, लेकिन वो उसमें काफी सारे जो है टीम बिल्डिंग स्किल्स और ये सब चीजें डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। तो गेम समझकर आप उसे जो है कम ना आके वो फायदेमंद भी होता है। चौथा जो स्किल है जिस पर आप, जो कंपनी वाले देखते हैं, उसे कहते हैं लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स, या टीम में काम करने की क्षमता। देखिए, ये एक ऐसा स्किल है जो पिछले दशकों से चर्चा में रहा है और मुझे लगता है आगे भी चर्चा में रहेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी, वो चाहेगी कि भाई जो जिस बंदे को वो हायर कर रही है उसमें जो है थोड़ी बहुत लीडरशिप स्किल हो। जितनी ज्यादा होगी, लीडरशिप मतलब क्या, कोई भी समस्या में आगे बढ़ के जो है नेतृत्व करना और समस्या का समाधान करना। ठीक है, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे अगर आप में वो क्षमता आप अपने आप में डेवलप कर पाते हो, तो ये बहुत जो है कंपनी इसको बहुत पॉजिटिवली लेती है। ठीक है, दूसरा इसी तरीके की जो चीज होती है वो होती है टीम वर्क। मतलब
कई लोगों के साथ मिलके काम करना। अब जैसे ही 3-4 लोगों के साथ आप मिलकर काम करने जाओगे तो जाहिर सी बात है, हर एक का सोचने का तरीका अलग है, विचार अलग है, चीजों को देखने का जो है अंदाज अलग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे जब आप जो है अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारधारा के लोगों से, अलग अलग जो है कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों से, अलग अलग लोकेशनल बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो और एक साथ इकट्ठा होके एज अ टीम ग्रुप में काम करते हो, तो ये जो है कंपनी वाले इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है ना? और इसी चीज को जो है वो अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं जो हमारा पांचवा पॉइंट है, वो होता है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी किसी भी माहौल में ढल जाना, उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। क्योंकि कंपनी में जब आप काम कर रहे होते हो तो आज का बिजनेस एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है कि हर रोज एक नया समस्या, एक नया दिन, एक नई ऊर्जा के साथ आती है और हर रोज एक अलग जो है मुद्दा अपने आप में लेकर आती है। मजा भी उसी में आता है कि भाई जीवन का आनंद भी उसी में है। तो जो आज का फ्रेश ग्रेजुएट बदलते समय के साथ साथ एडजस्ट कर जाए, वही है अडेप्टेबिलिटी। और अपने आप को समय के अनुसार, जगह के अनुसार, कल्चरल जो है कंपनी के माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल ले। ऐसे लोगों को जो है कंपनी बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कंपनी उनको हायर भी कर लेती है। तो अब बात उठता है, आप पूछोगे कि भाई इसको कैसे करें। तो जब आप कंपनी में कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप उसको जो है लें और उसको बड़े पॉजिटिवली लें, क्योंकि नेगेटिवली लेने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नकारात्मकता एक ऐसा चीज है ना जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, हाँ, लेकिन नकारात्मक टीम में रह के सकारात्मक काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसे करें? उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज होती है। अपने हमेशा जागरूक रहें, अपने काम के प्रति जागरूक रहें, अपने कंपनी के प्रति जागरूक रहें, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के प्रति जागरूक रहें। कैसे? मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, अपने काम से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिस एरिया में आपको बहुत ज्यादा जो एरिया पसंद हो उस एरिया से रिलेटेड जो है आप उसमें फोकस करें, उसे देखें, उसमें क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स हो रहा है, उसका जो है एक लेखा जोखा रखें, ताकि कंपनी वाले को लगे कि हाँ दिस इज एन अपडेटेड गाड़ी, इसको सब पता है। और फिर जो है आपको जो है फिर ऐसे लोगों को कंपनी वाले बड़े आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अगला जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कि भावनात्मक रूप से होशियार होना। क्योंकि कोई भी काम जो होता है ना सिर्फ काम नहीं होता, क्योंकि सिर्फ अगर वो काम होता तो वो मशीनों से भी किया जाता। काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं या आपके जो साथी होंगे वो इमोशनली जो है एक्टिव होते हैं। अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा तो एक्टिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट रहा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब भटकने लगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसकी हाई होती है, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है, ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। जिस बंदे में जो है सकारात्मकता की सोच, बुद्धिमानी बहुत ज्यादा हो, बहुत हाई हो, वो एक नेगेटिव माहौल को भी पॉजिटिव में बदल देता है। और यही कंपनी वाले ढूंढते हैं। खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को ढूंढती है या अपने कंपनी में चाहती है जो बुरे से बुरे, नेगेटिव से नेगेटिव और विषम परिस्थितियों में भी पॉजिटिव सोच रखे और लोगों को इमोशनली टूटने ना दे, बिखरने ना दे, बल्कि अपने साथ बनाए रखे। ये होता है एक जो है एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय, या यूं कहें कि आगे चल के एक अच्छा लीडर होने का पहचान। ऐसा बंदा जब अगर टीम में रहे तो वो टीम कभी फेल नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी टीम को संभाल लेता है, भावनात्मक रूप से संभाल लेता है, लोगों को आपस में जोड़े रखता है। वो एक
फेविकॉल की तरह होता है, गोंद की तरह होता है, जो सबको आपस में बांध के रखता है। उसकी वजह से पूरा का पूरा टीम चार्ज अप रहता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डायमेंशन है, जो एक अगर आप में है तो कंपनीज आपको सेलेक्ट करने में प्रेफर करेंगी। अब ये आप में ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, इंसानों में होता है, लेकिन उसको थोड़ा डेवलप करना पड़ता है। सकारात्मकता अपने आप में लाइएगा, धीरे 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 सोच पॉजिटिव रखिएगा, तो आप में ये सब चीजें धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलाव हो ही जाएगी। अगला जो पॉइंट है जिस पर आप विचार कर सकते हैं, जिसे आप एनहांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे कि टर्म ही बता रहा है, एक तो फाइनेंस रिलेटेड चीजें और उसकी साक्षरता। एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोफिशिएंसी लगेगा, मतलब एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक्सपर्ट होने के लिए अलग जो है रूल्स या मुद्दे हैं, बट फ्रेशर के लिए मैं लिटरेसी की बात कर रहा हूं कि एक फ्रेशर बेसिक्स तो जाने, जैसे बजटिंग क्या होता है, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या क्या बेसिक टैक्सेस, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें जानना। ठीक है ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं। ग्रेजुएशन में अगर आपने फाइनेंस के टॉपिक्स या कॉम्पनसेशन या ये सब चीजें जो है सीखी अगर है, पढ़ी है, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन बेस्ड, अगेन मैं फिर से कहूंगा बेसिक्स की बात करूं, मैं एडवांस की बात नहीं। एक्सेल में आप क्या फाइनेंशियल डेटा को ही हैंडल करोगे, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन अगर आपको पता हो तो ये कंपनी के लिए ना बहुत फायदेमंद साबित होता है, और फिर वो ऐसे ही लोगों को फटाफट ले लेते हैं। तो ये चीजें, फाइनेंशियल लिटरेसी आज की डेट में जिस बंदे को जितना ज्यादा होगा, उसे जॉब मिलने में उतनी आसानी हो जाती है। अब जो एडवांस्ड करना चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में, उनके लिए फिर वो सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं अलग अलग अपने पसंद के हिसाब से। टैक्सेशन में अगर उसको इंटरेस्ट है तो टैक्सेशन रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, बजटिंग से इंटरेस्ट है तो वैसा कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। हजारों टाइप के कोर्सेज आते हैं, जिसमें उन्हें एडवांस लेवल पे जाना हो तो वो कोर्सेज कर सकते हैं। ये हो गया प्रोफिशिएंसी वाली बात। बट बेसिक्स, बेसिक्स जो है आप जो है ऑनलाइन छोटी मोटी चीजें अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता, तो ऑनलाइन छोटी मोटी कोई मामूली सी कोर्स करके भी आप जो है अपने इस टैलेंट को डेवलप या अपने इस हुनर को डेवलप कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्किल जो ऑर्गेनाइजेशंस आप में ढूंढती है, वो होती है आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। कोई भी चीज को बेच पाने की या उसको बढ़िया से मार्केटिंग करने की जो स्किल है, वो आप में कितनी अच्छी है या किस हद तक आप में वो हुनर है, ये जो है ये भी एक स्किल है। अगर आप में है तो कंपनीज बड़ी जल्दी आपको या यूं कहे कि एडवांस्ड जो है कंपनीज आपको लेने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का जो एक हुनर है, ये होना, ठीक है, अपने जो है प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से उसके जो है अनुसार उसको कनेक्ट करके बताना, ये होता है सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। अब हम समझ सकते हैं कि हर किसी में ये चीज जीरो लेवल से एकदम से नहीं आ जाती है, ये एक अनुभव वाला चीज होता है। आप इसमें कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज, नेगोशिएशन से रिलेटेड कोर्सेज। जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो उस टाइप का कोर्स कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। तो शुरुआत तो बेसिक से होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आपका मन लग गया है तो फिर आप इसमें एडवांस लेवल में भी जा सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर एडवांस लेवल में जाना है तो बहुत अच्छे अच्छे संस्थाओं से बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं इसमें। आप अपने बजट, अपने टाइम और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वैसे वैसे संस्थाओं से इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट हुनर की, स्किल की, जो आजकल काफी जो है डिमांड में रहती है, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो स्किल्स होता है, ये बेसिक्स एलिमेंट्री से लेके एडवांस लेवल तक चला जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रोजेक्ट का जो है बेसिक्स पता होना चाहिए,
अगर है तो ये ऑलवेज एडवांटेजियस है कि प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करते हैं, उसको जो है काम को आप बांटते कैसे हैं लोगों में, ठीक है ना। ये टीम बिल्डिंग इसमें कंबाइंड हो जाता है। तो देखिए जैसे कोई भी टेक्निकल एरिया बिहेवियर के साथ मिल जाता है, तो ये चीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए, ठीक है। बजटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, फॉलो अप कैसे करते हैं। अब ये फिजिकली भी हो सकता है, यही चीज आप अगर डिजिटली करेंगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता है। तो इसमें एडवांस टूल्स भी आ जाते हैं जैसे ही आप डिजिटली की बात करोगे। जैसे ट्रेलो करके एक सॉफ्टवेयर है, तो जो प्रोफिशिएंसी लेवल पर जा रहे हैं वो ये सब चीजें कर सकते हैं। आसना करके है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट करके है, प्रोग्रामिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ये कोर्सेज आप सीख सकते हैं और अपने करियर को ग्रोथ दिला सकते हैं। अब हम कुछ और इसी टाइप के जो है प्लेटफॉर्म्स की बता देते हैं आपको जानकारी के लिए। आप चाहो तो इन्हीं के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, और इसमें से जो आपको पसंद हो ये आप कर सकते हो। जैसे कि monday.com करके होता है, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड होता है, जहां विजुअली ट्रैकिंग करते हैं, टाइमलाइंस को चेक करते हैं, डैशबोर्ड्स होता है, कैलेंडर्स मेंटेन होता है कि भाई प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ रहा है, ये चीजें आप देख सकते हैं। क्लिकअप करके भी एक प्लेटफॉर्म है, क्लिक अप, ये एक प्लेटफॉर्म है। इस पर भी आप जो है अपना स्किल्स, अपना हुनर को डेवलप कर सकते हैं। और ये भी इसी तरह का कुछ है जिसमें टास्क दिया रहता है और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एक और टूल है, प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं बेस कैंप, ये वाला भी। अब ये जितने भी मैं बता रहा हूं ये अलग अलग थोड़े से, बिल्कुल 100% एक जैसा नहीं है, हर एक की अपनी एक खासियत होती है। तो आप इसकी थोड़ी सी देख सकते हो, जैसे कि व्हाट टू डू, डैशबोर्ड्स, प्रोजेक्ट टाइमिंग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें आप अपने स्किल के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से और अपनी बजट के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से इन सब चीजों को कोई एक आध कर सकते हैं। स्प्रेडशीट भी उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है, इसको भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारी फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो ये जितने भी मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये जो है, हाँ डिपेंड करता है। अगर आप बेसिक्स सीखना चाहते हो तो ये आसानी से महीना 2 महीना में आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो थोड़ा समय लगेगा और वो थोड़ा खर्चीला भी होगा। ब्यूटीफुल थिंग इज दैट कि ऑनलाइन होने की वजह से ये सब चीजें जो टायर 2 या टायर 3 सिटी के बच्चों को नहीं मिल पाती थी पहले पहले के जमाने में, पहले का जमाना सा मेरा तात्पर्य है कोरोना से पहले, जो एक्सेसिबल नहीं था, आज वो एक्सेसिबल है। आज ऑनलाइन पूरी दुनिया ऑनलाइन पे चल रही है, तो आपको जो भी कोर्स आप करना चाहो बड़ी आसानी से अपने समय के अनुसार वो सब चीजें कर सकते हो। एटलीस्ट बेसिक्स लेवल तो बड़ी इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स। ये सिर्फ कंपनी को ही नहीं फायदा पहुंचाएगा, आपका नेटवर्किंग स्किल या आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग जो स्किल है, ये सिर्फ आपका जो है बस आपकी कंपनी को ही नहीं सिर्फ फायदा पहुंचाता है इन सेलिंग एंड डूइंग द थिंग्स, बट ये फायदा पहुंचाता है आपको एट पर्सनल लेवल ऑल्सो। तो पर्सनल लेवल में जो है, अगर आपकी नेटवर्किंग धीरे धीरे, क्योंकि नेटवर्किंग जैसे ही ना आजीवन चलती रहती है और रिलेशनशिप बिल्डिंग भी आजीवन चलती रहती है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा आपके कम्युनिकेशन पर निर्भर कर जाता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, सकारात्मक बोलो, कहाँ बोलना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कहाँ क्या नहीं बोलना है। तो ये समय के साथ साथ, मेच्योरिटी के साथ साथ आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गए 10 की पॉइंट्स जिस पर आपको, अगर आप फोकस करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स पर आप एक साथ फोकस करो, ये संभव नहीं है बिकॉज आप फ्रेशर हो, आप नए हो। बट इसमें से अगर
3-4 पर भी अगर आपने फोकस कर लिया, अपने आप को सीरियसली लेकर इन चीजों पर काम कर लिया, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपको जॉब मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बेसिक चीजें हैं। नाउ ये कोर एरियाज के अलावा, ये की मुद्दों के अलावा कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी हैं। हालांकि कुछ बिहेवियरल ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, जैसे कि सीखने की इच्छा, विलिंगनेस टू लर्न। कोई भी नया चीज आए, जो बंदा जल्द हमेशा एक्साइटेड रहता है कि भाई मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मैं सीखना चाहता हूं, मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूं, उसे कोई कभी दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हर परिवर्तन को बड़े मजे में लेता है, चैलेंज की तरह लेता है। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि एक विलिंगनेस टू लर्न आप में हमेशा ये क्वालिटी जागरूक होनी चाहिए। और जब भी बात करो, इंटरव्यू में जाओ, बात करो, लोगों से चर्चा करो ना, तो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए। एक्सीडिंगली हाई नहीं, थोड़ा सा हाई होना चाहिए। मरे हुए मुर्गी की तरह अगर आप बात करोगे, हाँ हाँ हो गया, अरे बाबा ऐसा वैसा, तो आपको कोई नहीं लेना चाहेगा। आप कितने भी ज्ञानी हो, कंपनी लेने से पहले थोड़ा सा विचार करेगी कि ये यार बड़ा ही थका हुआ इंसान है, इसको लेके क्या फायदा। ठीक है ना? तो लेकिन वही चीज, आपको थोड़ा नॉलेज कम हो, थोड़ी जानकारी कम हो, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई, आप बहुत एक्साइटेड पर्सन हो, ऐसे लोगों को कंपनी प्रेफर करती है। ठीक है? क्योंकि वो जानती है कि ये जो आएगा तो पूरी ग्रुप को चार्ज रखेगा। ओवर एक्साइटेडनेस नहीं, ओवर एक्साइटमेंट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है? अगला एक इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है टाइम मैनेजमेंट। भाई समय की कदर, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कभी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक टाइम डायमेंशन दे दिया जाए कि 5 मिनट में करना है, फिर 5 मिनट वाले को 2 मिनट दे दिया गया, 2 मिनट वाले को 30 सेकंड, तब दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट जितना निर्धारित समय दिया गया उसी समय में काम को करना, अपने जो है टाइम को बैलेंस्ड वे में चलाने को ही टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो फ्रेशर से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो समय का सदुपयोग करते हुए उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करे। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बारीकियों पर ध्यान देना, अटेंशन टू डिटेल्स। ये एक की एस्पेक्ट है जो कई बार फ्रेशर्स देने में चूक जाते हैं। जो यंगस्टर छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देता है, उसको जो है बड़ी जल्दी कंपनी वाले उसको उसके ये क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उन्हें ऐसे लोगों को हायर करने में वो बड़ी रुचि दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, वो गलतियां होने नहीं देते। तो अटेंशन टू डिटेल्स एक बड़ा क्रूशियल डायमेंशन है, क्रूशियल बिहेवियरल एस्पेक्ट है, जो यंगस्टर्स में देखा जाता है। अगर उसमें हो तो ये बहुत फायदेमंद होता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसे कहते हैं रिलायबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी। मतलब समय के साथ जो है, समय को जो है राइट टाइम पे, सही समय पे सही चीजों को करना, और टाइमली चीजों को करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई सारे बिहेवियरल चीजें हैं, जैसे कि अटेंशन, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, इनिशिएटिव लेना, प्रोएक्टिवली काम करना। ये बेसिक चीजें हैं। ये चीजें मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये सब चीजें मैं मान रहा हूं कि पता ही होगा। तो हाय राहुल, गुड इवनिंग टू यू। तो ये जो मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इन अगर पॉइंट्स पर, सारे नहीं बल्कि कुछ पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देते हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज अ ग्रेट चांस दैट योर करियर, योर एस्पिरेशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ वेरी सून। आपको जॉब मिलने में जो है ज्यादा मुश्किल, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपने इंडस्ट्री को समझना, इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करना, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नए स्किल्स को सीखते रहना, और उसे डिस्प्ले करना, कम्युनिकेट करना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स डाउन, बॉयल्स डाउन टू कम्युनिकेशन। कैसे आप सामने वाले को समझाते हो कि आपको आता है, आप जानते हो, और आप पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हो। तो ये थे सम ऑफ द पॉइंट्स दैट
मुझे लगता है कि आप इन पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करोगे, अगर आप डिस्कस करोगे, अगर आप इन पर ध्यान दोगे और इनमें से कुछ को आप अगर अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कंपनीज इन चीजों को ध्यान देती है, इन चीजों को फोकस करती है और आपको इसमें जॉब और एक डायनेमिक करियर बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारा आज का ये टॉपिक मेरे साइड से खत्म होता है। अब द फ्लोर, मैं फ्लोर को ओपन करता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न है, सवाल है या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है रिलेटिंग टू करियर, रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्स एज अ सब्जेक्ट, तो आप पूछ सकते हैं चर्चा के लिए। Hi, I'm Dr. Rajendra and I'm here to talk to you. अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं या कोई पॉइंट है जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं या कोई पॉइंट है जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो नमस्कार चिंटू जी, आपका स्वागत है। आपका आपने पूछा है व्हाट सैलरी पैकेज आई कैन एक्सपेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय आईआईटी रुड़की एचआरएम कोर्स विथ गुड ग्रेड्स एंड नॉलेज। देखिए, इस पर कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। सिर्फ सर्टिफिकेट कंप्लीट करने से नहीं होगा। सैलरी जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है, आपके बैकग्राउंड पर भी निर्भर करता है और कुछ हद तक आपकी किस्मत भी इसमें साथ दे देती है। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस्मत एक बार आपको धोखा दे सकती है, दो बार धोखा से दे सकती है, तीन बार धोखा दे सकती है, लेकिन हर बार धोखा नहीं दे सकती है। और आपको एक ही बार
सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो जब आप बात कर रहे हो कि कोर्स करने के बाद सैलरी क्या होगी, वो आपके बैकग्राउंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी निर्भर कर जाएगा, आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हो उस पर भी निर्भर कर जाएगा, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पर आप जाते हो ये भी निर्भर कर जाएगा, एंड आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल कितनी हुई है। बिकॉज कोर्सेज में पावर बीआई भी होती है, पाइथन भी होता है, मशीन लर्निंग भी होती है। इन सब चीजों को सवाल पूछने के बाद, जो भी इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछते हैं, उन सब चीजों को पूछने बाद आप उन सवालों का जवाब कैसे देते हो, क्या आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अगर नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर के लिए मैं तो ये कहूंगा कि सैलरी से ज्यादा आपको ये कोर्स जो है एनालिटिक्स में, अगर आप एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं तो एनालिटिक्स में करियर बना के घुस जाना उसमें, और उसमें एक प्रोफाइल ले लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सैलरी कई बार जो है एक रेंज के दायरे में कम बेसी हो सकता है, लेकिन 6 महीने से लेकर 8 महीने के अंदर जो उसमें उछाल आएगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो मैं 6 मंथ्स को काउंट अगर ना करूं, इग्नोर ना करूं, और उसके बाद जब आपको एक बार मिल जाती है फ्रॉम वन प्रोफाइल टू अनदर व्हेन यू शिफ्ट, बिकॉज इनिशियली इट आल्सो डिपेंड्स कि आपको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो या स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो या एडवांस लेवल, ठीक है ना। तो शुरुआत में आप 40-50 हजार रुपए से लेके लाख रुपए तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी 30 में भी, क्योंकि ये इस बात पर भी निर्भर कर जाता है कि भाई आपकी जरूरत कितनी है और सामने वाले की जरूरत कितनी है, तो इस पर कभी कभी कंपनी वाले खेल जाते हैं। लेकिन आमतौर पर 40-50 हजार रुपया स्टार्ट हो जाता है, उसमें पर मंथ की बात कर रहा हूं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, जब आपका 6 से 8 महीने का अनुभव हो जाए, बिकॉज इस लाइन में ना एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा महत्व है। एक आम इंसान, एक नॉर्मल ग्रेजुएट मैं या पीजी का जितना सैलरी होगा 1 साल के अनुभव के बाद, और एक एनालिटिक्स वाले का सैलरी 1-1.5 साल के बाद जमीन आसमान का फर्क होगा। तो मान लीजिए अगर दो बंदा है, एक का 50 हजार रुपया सैलरी है, तो वो जब दूसरे कंपनी में शिफ्ट करेगा आफ्टर 1 ईयर, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 50 से 70-80 हजार तक मिल सकता है। लेकिन जब एक एनालिटिक्स वाला शिफ्ट मारेगा ना, तो उसमें कोई सर पैर नहीं है, 2 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख तक का भी शिफ्ट मार सकता है। ठीक है, ये होता है एनालिटिक्स करने का फायदा। ठीक है, और लेट मी टेल यू, अभी जो है बहुत ज्यादा इसका डिमांड है, बहुत ज्यादा। बट ये है कि डिमांड तो है, क्या आप उसके लिए फिट हैं, ये डिपेंड करेगा आप कितना ज्यादा चीजों को अपने अब्सॉर्ब कर पाते हो। क्योंकि देखिए, इसमें नॉलेज का लेवल का कोई सीमा नहीं है। आप देखिए, एनालिटिक्स सिर्फ एचआर तक लिमिटेड नहीं रहेगा, या मार्केटिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा, या ऑपरेशन सप्लाई चेन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एनालिटिक्स जब आप सीख जाते हो ना, तो वो हर जगह यूज हो जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी यूज हो जाएगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी वो यूज हो जाता है, ठीक है ना। मेडिकल इंटेलिजेंस, मेडिकल चीज दुकान कंपनीज में भी वो यूज हो जाता है, ठीक है ना। ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी वो यूज हो जाता है। फिर वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, कि मैंने जब कहा कि 6 महीने के बाद आपका सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि फिर वो आप सिर्फ एक किसी दायरे में नहीं रह जाता, उस बंदे को समझ में आ जाता है कि भाई दुनिया गोल है, तो वो शिफ्ट करता है, जिधर ज्यादा सैलरी है वो उस साइड चला जाता है। अब जो एक एरिया में चिपके हुए रहना चाहता है, उनका तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम ग्रोथ होता है। लेकिन जो शिफ्ट कर जाते हैं या ब्रॉड कर लेते हैं, उनका तो स्काई इज द लिमिट। तो लाख 2 लाख से लेके 5-7 लाख रुपया पर मंथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं ये प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल जो एक लेट से बी बी कैटेगरी इंस्टीट्यूशन से पास किया हुआ एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, आराम से कर सकता है। बट अगेन सबको नहीं मिलेगा, जो समय देगा, ठीक है, जो टाइम देगा, जो चीजों को सीखेगा, जो समझेगा, उसे मिलेगा। क्योंकि लिटरेसी, जैसे मैंने बताया, लिटरेसी एक चीज है, प्रोफिशिएंसी दूसरी चीज है। लिटरेसी से आपको जॉब मिल जाएगी, बट हाई एंड करियर प्रोफिशिएंसी से मिलेगा। प्रोफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली।
तो आप बोलोगे मान लो कि घंटे भर प्रैक्टिस करेंगे या 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिए हफ्ते में और फिर मेरे को हाई सैलरी मिलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ी सैक्रिफाइस तो आपको भी करनी पड़ेगी। इफ यू आर एमिंग हाई, यू हैव टू ट्राई ऑल्सो हाई। ठीक है, आशा करता हूं आपको आंसर से आप संतुष्ट हुए होंगे। I will give my 100% during the course. I have 4 months experience in outsourcing Wipro completed SC more. ओके चिंटू जी, धन्यवाद। और किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये किसी भी कोर्स के साथ हो सकता है, किसी भी एरिया में होता है। प्रैक्टिस ही की है, दैट इज द की, देयर इज नो मैजिक, जादू वादू करके कुछ नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस। एक बार दो बार लगातार जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा जो आप देखोगे, एक शुरुआत में लगेगा कि जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हार्ड है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, हर रोज हर 6 महीने में बदलती रहती है, तो कई सारे चीजें रहते हैं समझने के लिए। तो शुरुआत में थोड़ी सी लगती है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये स्वाभाविक है। जो भाई आसान चीजों के लिए पैकेज हाई थोड़ी होता है, सिंपल सी बात है। कोई अगर ज्यादा पैकेज दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें मुसीबतें, उसमें चैलेंजेस ज्यादा है, तभी तो वो दे रहा है ना। वरना फिर वो तो अगर इजी होगा तो हर कोई करेगा। तो फिर कोई कोई क्यों ज्यादा पैसा खर्चा करके प्रीमियम जगह से करेगा, सर्टिफाइड एकदम टॉप क्लास जगह से फिर क्यों करेगा? जो लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाके पढ़ाई करते हैं, स्टैनफोर्ड जाके करते हैं, इतना सारा कंपटीशन देके करते हैं, इतनी ज्यादा पूरा सब कुछ घर द्वार जमीन बेचकर जो है हायर एडवांस स्टडीज में जाते हैं, किसी कारण से करते हैं ना। उनको पता है कि वहां पर जो है, जो वहां वहां पर जो है उन्हें बढ़िया चीज मिलेगा, और वो वहां जाने के बाद उसमें मेहनत भी उसी लेवल पे लगेगी। बढ़िया जगह पे जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपने कोर्स कर लिया, आपको सर्टिफिकेशन मिल गया तो आप महान हो गए, नहीं। लड़ाई तो जीरो से ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है ना। एक हार्वर्ड वाला भी बंदा भी जब मान लीजिए उसे प्लेसमेंट तो मिल जाता है, या जो मैसाचुसेट्स से पास होता है उसको प्लेसमेंट तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उसको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। हर जगह वो सर्टिफिकेट दिखा दिखा के घूम नहीं सकता कि भाई मेरा सर्टिफिकेट है, पैकेज दे दो, पैकेज दे दो, नहीं। वो शुरुआत में थोड़ा मदद करता है, बाद में फिर जो है आ जाता है कि भाई परफॉर्म करो। और परफॉर्म वो कब कर पाएगा? जब वो उस एरिया में हाईली स्किल्ड हो गया हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाली चीजें हो। ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी में तो ये खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो जितना अच्छे तरीके से चीजों को वो अब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो उतना अच्छा जो है उसमें सुगंध आएगा, यानी कि उसमें उतनी अच्छी निखार आ जाएगी, वो चीजों को उतने अच्छे से कर पाएगा। पैकेज उसी चीज को, पैकेज इज फॉर रिजल्ट्स डिलीवरी। अगर आप बहुत ज्यादा हाई रिजल्ट्स चाहते हो, बहुत अच्छा पैकेज चाहते हो, तो फिर रिजल्ट्स वैसे देना पड़ेगा। तो यानी कि इसीलिए तो लोग जाते हैं ना अच्छे जगह से। मैं अपने पिछले वीडियो में इस चीज को बताया कि प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से क्यों कोर्स करना चाहिए। कर तो आप कहीं से भी सकते हैं, लेकिन वहां ये करते हैं कि वहां एक विश्वास है कि वहां अच्छी चीज मिलेगी और क्वालिटी मिलेगी, एक ब्रांड इमेज मिलेगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनिशियल जो है बैकअप मिलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह उतनी अच्छी नहीं कराया जाता, नहीं। मैं कहीं और की किसी और की चीजों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी जगह से आमतौर पर आपको
बढ़िया क्वालिटी का नॉलेज, एक ब्रांड मिल जाता है जिससे आपको आगे बढ़ने में बहुत फायदा हो जाता है। आजीवन वो टैग आपके साथ लग जाता है। आप ये सोचिए, प्राइस इज फॉर द टैग, है ना। एक लोकल प्रोडक्ट भी होता है और एक इंपोर्टेड वाला होता है। अब इंपोर्टेड वाला में ऐसा कोई हीरा चढ़ा हुआ, मान लीजिए एक लोकल जीन्स खरीदते हो और एक इंपोर्टेड जीन्स खरीदते हो, बाहर वाला लिवाइस की जीन्स एक खरीद लिए, क्या फर्क होता है? टैग तो होता ही है। अब है तो वो कपड़ा ही ना एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन आप दोनों कपड़ा है और दोनों ही मोटे होते हैं और विंटर में दोनों को ही पहन सकते हो, लेकिन दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप किसी छोटे जगह से कोर्स करोगे तो क्वालिटी बहुत पुअर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार छोटे जगह से करने का जो है अच्छे अच्छे लोग भी कराते हैं, बट आपको शायद पता नहीं होगा ना। तो आप क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ कौन क्या दे रहा है? बिकॉज आज की दुनिया में कोई भी ऐसा चीज बचा नहीं जहां एडल्ट्रेशन ना हो रहा हो, और खासतौर पर अगर एकेडमिक्स की बात किया जाए, तो ऐसे में एक हार्डवर्किंग, एक एक ऐसा एक केपेबल लर्नर, एक बंदा जो मेहनत करना चाहता, जिसे मौका नहीं मिला, वो सीखना चाहता, वो कहाँ जाए? तो उनका जो विश्वास है प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस पर, मुझे लगता है करना चाहिए। थोड़ा हो सकता है एक्सपेंसिव हो एक, बट दे शुड गिव अ ट्राई देयर। उससे क्या होगा ना, और कुछ मिले नहीं, सबसे पहले ब्रांड मिल जाता है। ब्रांड मिलने से क्या होता है ना, 10 बायोडाटा में अगर 10 बिना ब्रांड वाला हो या छोटे ब्रांड्स वाला हो और एक बड़ा ब्रांड सामने चला जाता है ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये आ जाता है कि ये बड़ा ब्रांड वाले को जरूर कुछ ज्यादा पता होगा। और याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव इफेक्ट वहीं से बनना शुरू हो जाता है कि इसको ज्यादा पता होगा। उसके बाद आपका हुनर, उसके बाद आपको साबित करना है कि हमें ज्यादा पता है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को आपका एक पहला इंप्रेशन बन गया है कि ये आईआईटी से आ रहा है, ये आईआईएम से आ रहा है, ये फॉरेन यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, इसका क्वालिटी अच्छा होगा। ये अजम्पशन है उसके दिमाग में, ठीक है ना। अब उस अजम्पशन पहले पहले बन गया, एक हाइपोथेसिस उसने बना लिया है। आपको क्या करना है? उसे साकार करना है। साकार करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 50% ऑफ द वर्क इज डन व्हेन अ पॉजिटिव इंप्रेशन इज फॉर्म। रिमेनिंग 50%, आधा तो काम करोगे आप, क्या ना। और वो आधा है, आप साबित कर दो कि हाँ, ऐसे ऐसे मुझे भी बेसिक्स पता है, आई नो द स्किल्स एंड आई कैन डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो इसीलिए जो है, अच्छे जगह से कोर्सेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटलीस्ट शुरुआती दौर पे। उसके बाद एक बार आप 2-3 साल उस पर काट लो, बिता लो, फिर तो जो है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन शुरुआत में आपको तो चाहिए ना एक कुछ जो आपको पुश अप करता रहेगा ना, थोड़ा लिफ्ट करा दे, इसलिए वो जरूरी है। ओके, तो चलिए, काफी समय हो गया, 1 घंटा हो गया। हम आज का ये लाइव सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द हम अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, टॉपिक को लेकर लेकर आपके पास आएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, इस उम्मीद के साथ, इस आशाओं के साथ। गुड नाइट टू यू ऑल। शुभ रात्रि।